हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी ट्रांजिस्टर के लिए जो कांस्टेंट अल्फ़ा और बीटा होते हैं उनकी वैल्यूज़ क्या होंगी। तो देखो ध्यान से समझना इस बात को, क्योंकि ये एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो देखो जो अल्फ़ा होता है वो आपका क्या होता है, कलेक्टर करंट बटे एमीटर करंट, ठीक है। और जो आपका बीटा होता है वो होगा है आपका कलेक्टर करंट बटे बेस करंट, ठीक है। तीन तरह के होते हैं। अब ये पता होना चाहिए जो कलेक्टर करंट होता है वो 80% होता है एमीटर का, यानी कि अगर 80% होता है तो ये रेशियो 80/100 होगा, यानी कि ये रेशियो हमारा 0.8 आएगा, यानी कि 1 से कम होगा, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू जो होती है वो 1 से कम होती है, ठीक है। और अब देखो कलेक्टर अगर हमारा 80% होता है तो बेस करंट कितना हो जाएगा, रेस्ट 20 हो जाएगा, यानी कि ये रेशियो मेरा कितना आ रहा है, बीटा का रेशियो 1 से बड़ा आ रहा है। मतलब अब आप देख लो अल्फ़ा का रेशियो 1 से कम हो और बीटा का रेशियो 1 से अधिक हो, ऐसा कौन सा मान है, ये मान। बीटा का मान 1 से कम और अल्फ़ा का मान 1 से कम और बीटा का मान 1 से अधिक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब याद रखना इसको कैसे करना होता है। निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम है वो फ्रिक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस नो डाउट सभी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितना फास्ट करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर पाते हो। वो आप तभी कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो एक बात मैं जो कई बार लिख चुका हूँ, मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ, रिलायंस मोबाइल इज़ वेरी यूज़फुल फॉर, किसके लिए यूज़फुल है, एक्स वाई के लिए, ठीक है। जैसे हम लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, लास्ट में XYZ लिख देते हैं, तो XY। ये आप याद रखना कि रिलायंस मोबाइल जो है इज़ वेरी यूज़फुल फॉर XY। जब से रिलायंस मोबाइल आया बहुत यूज़फुल है, किसके लिए, XY के लिए। अब देखो आर से रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजुअल, अल्ट्रावायलेट और एक्स रेज और गामा रेज। इनमें जो इधर आपको दिख रहा है ये आपका फ्रिक्वेंसी का और पेनेट्रेटिंग पावर यानी कि भेदन क्षमता का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी कि सबसे कम फ्रिक्वेंसी रेडियो की है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी गामा की है। सिमिलरली पेनेट्रेटिंग पावर यानी कि भेदन क्षमता भी रेडियो की सबसे कम है और गामा की सबसे ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ जो और पूछी जाती है वेवलेंथ का, तो वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, वेवलेंथ इधर की तरफ बढ़ती है, यानी कि सबसे कम वेवलेंथ गामा की होती है, सबसे अधिक वेवलेंथ रेडियो की होती है। अब ये सबको पता होता है, लेकिन हमें चारों ऑप्शन पढ़ने की नीड नहीं है। आप यहाँ देखो क्या पूछा गया है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, गामा की। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए एक झलक में। सबसे पहले हमने कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन देखा तो एक्सरे, क्योंकि सबसे लास्ट में गामा होना चाहिए था। अब या तो ऑप्शन हमारा ए होगा या ऑप्शन डी होगा। ए ऑप्शन में जो माइक्रोवेव सेकंड नंबर पे आता है, यहाँ पे माइक्रोवेव इन्होंने क्या किया है, एक्स रेज के बाद दिया है, जबकि माइक्रोवेव रिलायंस के बाद दूसरा होता है, रेडियो के बाद। तो दूसरा अगर होता है तो एक्स रेज के बाद तो होगा नहीं, तो यानी कि हमारा ऑटोमेटिक डी ऑप्शन जो है वो एकदम से सही हो गया। तो इस क्वेश्चन में चैलेंज ये नहीं था कि सब कर लेंगे, मतलब मुझे पता है 95% लड़का इसको कर लेगा, लेकिन जल्दी वही कर पाएगा जो ये दो ऑप्शन एलिमिनेट कर देगा, उसके बाद यहाँ थोड़ा एक झलक देखेगा और 5 सेकंड में आगे चला जाएगा। तो ऐसे इसको करना था। पैराफिन मोम पे, पैराफिन जो बैग्स होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा प्रेशर का, ये पूछ रहा है। तो आप कुछ पॉइंट्स यहाँ पे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो कि अगर यहाँ पे प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो भी इंक्रीज़ होगा, यानी कि प्रेशर के बढ़ाने पर बढ़ता है। अब हो सकता है आपका दिमाग थोड़ा हिल गया हो, क्योंकि सर मैंने एक बार बताया था आपको कि आइस के केस में, जो कि एयरफोर्स और नेवी के में पूछे जाते हैं, अगर बर्फ़ के केस की बात करें तो उसका अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ होता है, ठीक है। ये सारे ही फैक्ट आप लिखते चलना। सिमिलरली आपसे जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की भी बात करी जा सकती है, यानी कि जो प्रेशर का इफ़ेक्ट है दाब का, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक, द्रव का क्वथनांक भी बढ़ता है, ठीक है। ये 3 फैक्ट आपके क्लियर होने चाहिए नेवी के और एयरफोर्स के एग्जाम के लिए। यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के 150 ग्राम आइस को 50 डिग्री सेंटीग्रेड के 300 ग्राम जल के साथ मिक्स कर दिया गया तो जो रिजल्टेंट टेम्परेचर है वो क्या होगा। सबसे ज़्यादा अगर हीट का कोई क्वेश्चन मेरे मैसेंजर पे पर्सनली भेजा गया तो वो यही था। तो ध्यान से समझ लेना, आज के बाद आपको इस क्वेश्चन का रिवीजन भी नहीं करना है। सबसे जो आपको इस क्वेश्चन को देख के एक लाइन लिख लेनी है, मैं आपको पूरा समझाऊंगा। ml + mc डेल्टा टी इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। बस क्वेश्चन हो चुका। अब बताओ, एक लाइन का क्वेश्चन था। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो एक लाइन का क्वेश्चन था। कैसे,
ये इतना काम आइस करेगी, यानी कि जो हीट गेन बाई आइस होगा वो हीट लॉस बाई वाटर हो जाएगा। अब भैया वाटर ने एक ही काम किया, आइस ने 2 काम किए, ये क्यों? तो मैं आपको बताऊं, पहले आइस हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आइस से पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर बनेगा, यानी कि पहले उससे वो पानी बनेगा, फिर पानी से जो हमारा 0 से टी तक पानी पहुंचेगा और इधर हमारा ये पानी 300 से टी तक पहुंचेगा। यानी कि इस क्वेश्चन को अप्रोच हम कैसे कर सकते हैं? अब मैंने आपको बताया आइस 2 काम करेगी, एक अवस्था परिवर्तन करेगी, उसके बाद जब पानी बन जाएगी फिर वो आपका रिजल्टेंट पे पहुंचेगी। अब मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बता दिया, अब हमें क्या लिखना है केवल। अब कई बार क्या हुआ है कि आपको एल की लेटेंट हीट ऑफ हाइट और जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होती है ये क्वेश्चन में नहीं गिवन थी, तो वो बच्चों के लिए थोड़ा टफ हो गया। लेकिन वैसे इसका सबको पता होता है, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं तो उनको तो पता ही होगा लेटेंट ऑफ हीट ऑफ आइस कितना होता है 80, और ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है 1। अब ये इन सारी ही वैल्यूज़ को रखना है, कैलकुलेट करना है, आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। कैसे, मैं एक बार बता दूं। अब यहाँ पे m हम कॉमन ले सकते हैं, ये m किसका है? आइस का, और आइस का कितना मास है? 150 ग्राम, 150 ग्राम लिख दिया। अब यहाँ पे L प्लस डेल्टा टी हो जाएगा। अब L का मान 80 होता है, पर आइस की लेटेंट हीट कितनी होती है? 80 प्लस डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, तो 0 से T का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? T इज इक्वल टू, इधर लिखना है मास किसका? वाटर का, तो वाटर का मास कितना है? 300 ग्राम इंटू C का मान 1, क्योंकि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है? 1 डेल्टा टी। अब ये वाटर का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 50 से आपका T पे पहुंचा है, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 50 माइनस टी, 50 माइनस टी। अब बस इसी एक लाइन को सॉल्व करके हमें टी की वैल्यू ही तो निकालनी है। 150 ये से ये 300 2 बार कट जाएगा। अब इधर हमारा है 80 प्लस टी, इधर है 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 100 माइनस 2t, 100 माइनस 2t। अब ये 2t इधर आएगा तो ये t और 2t हमारा इधर तो हमारा 3t हो जाएगा, और उधर हमारा कितना है? उधर हमारा 100 था, 80 उधर जाएगा, घट के हमारा 20 बचेगा, यानी कि t का मान 20/3 आ जाएगा। तो 20/3 का मतलब 6 पॉइंट समथिंग, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। एक पृष्ठ की अवशोषकता 0.4 है, इस पर आपतित 10 जूल ऊष्मा में से कितनी परावर्तित हो जाएगी? तो देखो आपको क्या करना है कि जो अवशोषकता है उसका गुणा कर दो 10 में, तो इतना वो एब्जॉर्ब कर लेगी, यानी कि 10 गुणा 0.4, यानी कि 4 जूल उसने क्या करी? एब्जॉर्ब कर ली। अब बाकी सब रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जैसे 10 उसने आपतित करी थी, आपतित कितनी करी? 10 में अगर उसने 4 एब्जॉर्ब कर ली तो फाइनली कितनी बची होगी? 6, वही तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो 6 जूल हमारा राइट आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी का परम ताप अगर 3 गुना कर दिया जाए तो एमिटेड जो रेडिएशन है वो कितने टाइम्स हो जाएगा? तो देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। स्टीफन का नियम क्या है कि जो एमिटेड एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की पावर 4 के, टेम्परेचर की पावर चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब अगर वो 3 गुना करा गया है टेम्परेचर, तो ई उसका 3 की पावर 4 गुना हो जाएगा। अब 3 की पावर 4 मतलब 81, क्योंकि 3 की पावर आप जब 4 गुना करोगे तो आपका 81 गुना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। घर्षणहीन ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% हो सकती है यदि इसके सिंक का ताप, देखो एफिशिएंसी 100% हो सकती है अगर उसका सिंक का टेम्परेचर 0 केल्विन। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है और इतना रिपीटेड है कि आपको हर प्रैक्टिस सेट में मिल जा सकता है। अब देखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 - T2/T1। अब जहाँ पे ये सिंक का टेम्परेचर अगर हम 0, अब जब इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तो टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखते हैं, और अगर इसे हम 0 रख देते हैं तो फिर मेरा ये 1 आ जाएगा, और उसको परसेंटेज में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 100% हो जाएगा, यानी कि उसके, अब देखो याद कर लो अब इसको कितना, 0 केल्विन। और एक बात मैं बताऊं कि अगर आपने अभी तक कार्नो इंजन का जो मैंने स्पेशल वीडियो बनाया था वो नहीं देखा है तो ये बहुत बड़ी आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, क्योंकि कार्नो इंजन से क्वेश्चन बनना डेफिनेट है और उस वीडियो से बाहर ना आना भी 99% डेफिनेट है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। सर्च करना सिंपली कार्नो इंजन के सवाल बाई लक्ष्य एयरफोर्स, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। एयर जो कि 3.375 एटमॉस्फेरिकल प्रेशर पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर था, सडनली क्या हुआ कि वो टायर फट गया, तो जो फाइनल टेम्परेचर है वो क्या होगा?
फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस का क्वेश्चन है। रुद्धोष में परिवर्तन यहाँ पे हो रहा है। क्यों एडियाबैटिक प्रोसेस क्यों हो रहा है? क्योंकि टायर का अचानक फटना आपका रुद्धोष में आता है। अब इस न्यूमेरिकल को हम सबसे फास्ट तरीके से बताएंगे आपको। मतलब अगर आप फास्ट करने की हैबिट यहाँ पे डालोगे तभी आप एग्जाम में फास्ट कर पाओगे। तो क्या रिजल्ट होता है रुद्धोष के लिए? टी और पी में रिलेशन चाहिए तो टी की पावर गामा बटे पी की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट होता है। अब देखो ये जीनियस बच्चे ही समझ पाएंगे जो मैं यहाँ पे रिजल्ट लिखूंगा, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन पे पूरा एलेबोरेट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर T1 बटे T2 P1 बटे P2 ऐसे फाइनली करेंगे, P इधर जाएगा तो हम T1 बटे T2 मतलब T पहले कितना था 27 डिग्री, जिसको हम 273 जोड़ के केल्विन में बनाएंगे तो 300 बटे फाइनली हमें टेम्परेचर फाइंड करना है की पावर गामा। गामा का मान इन्होंने 1.5 दिया है, 1.5 का मतलब 3/2 लिखते हैं इज इक्वल टू। बहुत ईजी है कैलकुलेशन, बस थोड़ा फोकस करना। इधर जाएगा P1 बटे P2 तो P1 कितना था 3.375 बटे जब वो फट जाएगा तो वायुमंडलीय प्रेशर वर्क करेगा जो कितना होता है 1 की होल पावर। अब इसमें कितना करेंगे हम, इस इधर जाएगा तो वो 1/3 इधर ये गामा -1 है मतलब 1.5 -1 मतलब आधा, आधा का मतलब 1/2। क्वेश्चन मेरा हो चुका। क्यों? क्योंकि जब हम 3 अंक के बाद दशमलव है नीचे 3 जीरो आ जाएंगी, ऊपर 15 का घन लिखा हुआ है और नीचे आपका 10 का घन लिखा हुआ है। ठीक है, अब लेकिन घन से कैसे बनेगा? देखो 2 से 2 कट जाएगा और ये 3 पावर इधर जाएगी तो 1/3 हो जाएगा, मतलब इसका क्यूब रूट लेंगे तो ऊपर तो 15 का घन है नीचे 10 का घन है, यानी कि हम फाइनली कितना सरल हो गया 300 बटे टी इज इक्वल टू 15/10 यानी कि 1.5। ठीक है 1.5 हुआ। अब टी इधर जाएगा तो 1.5 इधर आ जाएगा तो 1.5 का एक जीरो ऊपर और बढ़ाएंगे तो ये 200 आ गया। 200 हमारा क्या आया? हमारा केल्विन आया, लेकिन आंसर सारे ही डिग्री सेंटीग्रेड में है। तो -73 डिग्री सेंटीग्रेड में जब हम 273 जोड़ेंगे तो फाइनली 200 ही मिलेगा, यानी कि ए हमारा राइट आंसर है। हो सकता है कैलकुलेशन समझ में ना आई हो तो एक बार रिपीट करके देखोगे तो आई एम श्योर कि क्लियर हो जाएगा। सूर्य एवं चंद्रमा के जो क्रमशः 5000 एंगस्ट्रॉम और 15 म्यू वेवलेंथ पर अधिकतम विकिरण उत्सर्जित करते हैं। यदि सूर्य का ताप 600 केल्विन है तो चंद्रमा का ताप क्या होगा? अब ये आपका बीन के विस्थापन नियम पे डिपेंड है। क्वेश्चन क्या होता है? गामा टी बराबर नियतांक, यानी कि वेवलेंथ और टेम्परेचर का जो आपका प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। मतलब हम कह सकते हैं इसका गामा कितना है 5000 इंटू इसका टेम्परेचर कितना है आपका, इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है 6000। ठीक है, केल्विन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें टेम्परेचर फाइंड करना है, उसे हम x मान लेते हैं। अगर ये वाली चीज़ हम एंगस्ट्रॉम में लिखें तभी तो काम बन सकता है, क्योंकि इधर एंगस्ट्रॉम था। तो 15 म्यू को हम एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कैसे करेंगे, यही तो चैलेंज है। बाकी क्वेश्चन तो बड़ा ईजी है। तो 15, अब म्यू के लिए हम क्या करेंगे? अब एक बात बताओ, आप अगर इसको मीटर में बनाओगे तो 1 माइक्रोन बराबर 10 की पावर -6 मीटर होता है। तो 10 की पावर -6 से गुणा किया तो हमने ये काय में बन गया मीटर में। अब मीटर को जब एंगस्ट्रॉम बनाते हैं तो 10 की पावर 10 से गुणा करते हैं, तो फाइनली जो हमारा एंगस्ट्रॉम बना वो -6 और +10 तो 10 की पावर 4 बन गया, यानी कि 15 गुणा 10 की पावर 4 करेंगे तो वो एंगस्ट्रॉम बन जाएगा। बस यही चैलेंज था। अब देखो 15 से इसको कट करेंगे 4 टाइम्स कट हो गया। ठीक है, अब ये 4 जीरो हैं, इससे 2 जीरो ये ख़त्म, 2 जीरो ये ख़त्म। अब 50 का गुणा 4 में होगा तो 200 केल्विन, मेरा बी ऑप्शन राइट हुआ। तो ऐसे हमें करने हैं और इन प्रिंसिपल से क्वेश्चन बड़े बनते हैं। स्टीफन का हो गया, बीन का नियम हो गया, आपका ये सारे स्टोक्स के नियम हो गए। अगर इन सारे रूल्स पे आपको कमांड करनी है तो आप PDF बाई कर सकते हो बड़े ही डिसेंट प्राइस में। केवल 300 बहुत हो गया, केवल 30 रुपीज़ का PDF है जो मैंने बनाया है। वो भी मैंने जिस टाइपिस्ट से मेहनत कराई है उसका। और आप अगर ये भी सोच लो कि मैं लक्ष्य एयरफोर्स को डोनेट कर दूं जिससे कुछ इन्हेंस कर ले ये अपने चैनल में, तो अगर डोनेशन आप करने का सोचोगे तब भी मैं 30 रुपये में आपको उसकी जगह पे बहुत अच्छा 2000 क्वेश्चंस हैं लगभग प्रैक्टिस करने के लिए, तो मोर देन सफिशिएंट होगा। तो ये इस PDF से आप प्रैक्टिस करो और पहले जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करो। तो PDF बाई करने के लिए आपको 30 रुपये पेमेंट करना होगा। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है,
फिर मेल आईडी से विदिन 2 मिनट आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एक आइडियल गैस को इसके इनिशियल वॉल्यूम के 1/4 पार्ट तक कंप्रेस किया गया। यदि गैस का इनिशियल जो प्रेशर है वो 1 है, तो आफ्टर कंप्रेस्ड जो फाइनल प्रेशर है वो कितना होगा। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन आया, आपकी स्क्रीन पे दिखा, एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे हो, आपको क्या करना है, पता है कि ये करना नहीं है, ये तो पता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यानी कि PV का जो आपका प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, इससे हम क्या ये लिख सकते हैं कि P2 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P1 V1 बटे V2। एग्ज़ाम में सिर्फ इतना करना है। अब P1 इनिशियली कितना था आपका, 1 वायुमंडल, हमने लिख दिया 1, P1 की जगह पे 1 इंटू V1 आपका हम V लिख लेते हैं, ठीक है, इनिशियल आपका V लिख लेते हैं, बटे नीचे लिखना है V2 जो आपका कह रहा है कि जो फाइनल वॉल्यूम है वो 1/4 हो गया, मतलब V पहले अगर था तो V/4 हो गया, यानी कि इसकी जगह पे V/4 लिखेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो V से V कट गया, 4 मेरा आंसर आ गया, यानी कि A ऑप्शन, C ऑप्शन जो मुझे हिडन है, अगर मैं इसको कट करूँगा तो पूरा चलेगा, C ऑप्शन इसका राइट आंसर। तो कितना ईजी था, एक बार फिर मैं शायद क्लियर नहीं हुआ है, तो आपको लिखना था P1 V1 बटे V2, ये P2 लिखना था, इतना एग्जाम में लिखना था क्योंकि PV कांस्टेंट होता है। अब ये 1 है, ये हम V मान लेते हैं, फाइनली V2 उन्होंने कहा है 1/4 रह गया, मतलब पहले V था तो 1/4 ऐसा रह गया है, तो ये V कट जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, तो भैया मेरे 4 आंसर। इतना ही, ऐसे ही आपको आदत डालनी है क्वेश्चन को कम समय में जल्दी से करने की, एक्यूरेसी आएगी तो एग्ज़ाम हॉल में बड़ा बढ़िया परफॉर्मेंस आप कर पाओगे। इस फिगर में हमें क्या करना है कि A से B तक की सिचुएशन तक गैस को ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ा, A से B तक यहाँ तक ले जाने में उसे जो वर्क डन करना पड़ा वो हमें फाइंड करना है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, वर्क डन होता क्या है, वर्क डन मेरा होता है P डेल्टा V, क्या होता है, P इंटू चेंज इन वॉल्यूम। अगर वो सीधा सीधा गिवन होते हैं क्वेश्चन में तो हम सीधे कर देते हैं, लेकिन अगर ये फिगर आ गया तो क्या करना है। अब देखो A पे मेरा P कितना है, अगर ये एक एक की स्लॉट है तो 1 2 3 4, अगर 0 से स्टार्टिंग है यहाँ पे तो 1 2, यहाँ पे 3 है तो 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर है, तो हमें P की जगह पे 3। ग्राफ देखना बड़ा इजी होता है, बहुत बच्चे होते हैं ग्राफ देख के डर गए, स्किप कर दिया। यार तुम कोई नीट का या जेई का या आईआईटी का पेपर नहीं देने जा रहे हो, एयरफोर्स का देने जा रहे हो, एयरमैन बनने जा रहे हो, सिंपल पेपर होगा, ठीक है, और भी सब्जेक्ट तो हैं। अब देखो वॉल्यूम में चेंज, अब यहाँ से यहाँ गया, वॉल्यूम में चेंज कितना हुआ, 4 हो गया, फाइनल इनिशियल 1 था। अगर किसी के पास 4 रुपये हो गए और पहले 1 थे तो परिवर्तन कितने का हुआ, 3 ही तो बढ़ गए, तो चेंज इन वॉल्यूम 3 गुणा 3 हमारा 9 जूल राइट आंसर है। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, ये क्वेश्चन तो मैंने कर लिया, लेकिन भाई जैसे मैं हर अपने वीडियो में आपसे एक वर्ड पूछता हूँ, जैसे मैंने परसों पूछा था आपसे क्या, मूल, कल आपसे क्या पूछा था, कल मैंने शायद आपसे पूछा था संपीड्यता, आज पूछ रहा हूँ संलग्न। मुझे नहीं पता भाई ये संलग्न क्या होता है, अगर आप में से किसी को पता है तो भाई संलग्न ज़रूर बता देना। किसी गैस के 1 लीटर वॉल्यूम जिसका आपका प्रेशर 2 वायुमंडल है तथा टेम्परेचर 27 डिग्री है को कब तक गर्म किया जाए जब तक कि प्रेशर और वॉल्यूम 2 गुने ना हो जाएं, इस अवस्था में फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो देखो डरना नहीं है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, 5 सेकंड में आराम से कर लोगे। सिर्फ हमें पता हो कि P1 V1 बटे T1 इज इक्वल टू P2 V2 बटे T2, P2 V2 बटे T2, हमें T2 फाइंड करना है और सारी चीज़ें दी हुई हैं। कितना इजी है, क्यों, क्योंकि अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 हमारा कितना आ जाएगा, अब देखो T2 हमारा कितना आ जाएगा, P2 आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाना, V2 T1 P2 V2 T1 हो जाएगा, और डिवाइड कर देंगे P1 V1 से P1 V1। अब देखो अगर आपका P1 आपका 2 था, 2 लिख दिया, V1 वॉल्यूम हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब P2 हमारा 2 गुना है क्योंकि आयतन और दाब 2 गुने करे गए हैं, मतलब ये 4 है, इंटू V2 वॉल्यूम हमारा 2 गुना किया गया है, मतलब हमने 1 माना था तो ये 2 कर देते हैं, इंटू T1 हमारा कितना था 300 लिख दिया, ये 2 से ये 2 कट गया, 300 का 4 में गुणा करेंगे तो 1200, यानी कि 1200 केल्विन, यानी कि C ऑप्शन। तो हमें क्या सीखा आज के क्वेश्चन से, हम एक बात सीख रहे हैं कि क्वेश्चन देखने में डरावने हो सकते हैं, बहुत लड़के हमें गाली देते हैं यार न्यूमेरिकल बहुत करा रहे हो,
लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल से निकलोगे तो फिर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, ये मैं जानता हूँ। इसलिए मैं आपको कुछ सोच के यार छोड़ देता हूँ, हटाओ क्या इनसे बहस करूँ, क्या कंट्रोवर्सी करूँ। मैं एग्ज़ाम दे चुका हूँ बाबू, आपको पता चलेगा जब आप एग्ज़ाम से बाहर निकलेंगे और यही सभी क्वेश्चंस, डेटा भी चेंज नहीं होगा, ऐसे ही देखने को मिलेंगे। फिर कहोगे काश उनकी बात मान लिए होते तो आज हम भी कल वर्दी मिल जाती हमें भी, अब हमें 1 साल और लगना पड़ेगा। 4 स्टेटमेंट गिवन है, इनमें हमें फाइंड करना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है कि अमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कम होना चाहिए। दूसरा है अमीटर का रेजिस्टेंस अधिक होना चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट है कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। सिमिलरली वोल्टमीटर का प्रतिरोध है वो अधिक होना चाहिए। तो देखो, आपको इस क्वेश्चन को कर पाने के लिए 2 फैक्ट अच्छे से पता होना चाहिए कि जो अमीटर होता है उसमें रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, उसमें बहुत अच्छे से फ्लो कब हो पाएगा। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट, अमीटर में रुकावट नहीं होनी चाहिए, तभी तो आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध है बिल्कुल जीरो होता है। अगर आदर्श अमीटर का प्रतिरोध पूछा जाए तो जीरो होता है, ठीक है। तो यानी कि उसमें रुकावट बिल्कुल नहीं होती है। तो ए ऑप्शन तो सही हो गया, ठीक है। तो ए ऑप्शन अगर सही हो गया तो बी गलत हो गया, क्योंकि अगर कम होना चाहिए तो अधिक हो, ये कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। सिमिलरली वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो अधिक होना चाहिए, यानी कि वोल्ट मीटर में रुकावट बहुत होती है। अगर आदर्श वोल्ट मीटर है तो जो प्रतिरोध है उसका अनंत होता है, ये फैक्ट भी पता हो तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है, यानी कि 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो फर्स्ट, एक क्लोज आर्गन पाइप है जिसकी लेंथ गिवन है 25 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर गिवन है। उसमें प्रोड्यूस्ड जो फ्रिक्वेंसी होंगी उनका जो हमें ऑर्डर है वो फाइंड करना है। तो देखो, इस क्वेश्चन को आप कर तो मेंटली सकते हो अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। तो एक क्लोज आर्गन पाइप के लिए फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, V/4L होता है। मैं आपको रिकॉल करा दूं, और ओपन आर्गन पाइप के लिए V/2L होता है, ठीक है। उनका रेशियो निकालते हैं तो 2:1 आता है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करी गई, एक चीज़ और याद रखना कि जो क्लोज आर्गन पाइप होता है वो तुम्हारा केवल ऑड हार्मोनिक प्रोड्यूस करता है, 1 3 5 7 ऐसे करता है। ये 2 बातें पता हों। और जो यहाँ ओपन होता है वो सम भी करता है और विषम भी सन्नादि करता है, यानी कि 1 3 5 7, 1 2 3 4 5 सब कुछ होता है उसमें। अगर इसमें केवल ऑड होते हैं तो फ्रिक्वेंसीज का रेशियो ऑड। अब देखो, फ्रिक्वेंसी अगर फाइंड करें तो वी का मतलब 330/4L, 4 मतलब लेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 25 से कट जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा तो 330 आ जाएगा, यानी कि 330। अब अगर फर्स्ट 330 है तो रेशियो कितना होता है, केवल ऑड हार्मोनिक होते हैं तो 1 3। अब 330 का 3 में गुणा करेंगे तो दूसरा 990 होगा, तीसरा 5 में गुणा करेंगे तो 330 का 5 में गुणा करेंगे 1650 होगा। तो हमारा बी ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, जिसमें हमें दिख रहे हैं ऑड हार्मोनिक। और अगर आपको इतनी कैलकुलेशन भी ना करते, आप एक काम अगर पता होता कि ऑड हार्मोनिक होते हैं तो 1 3 5 के रेशियो में होंगे, इसमें रेशियो कौन सा है, नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन हमें थोड़ा ये काट सकते थे क्योंकि इसमें रेशियो 1 2 3 4 वाला चल रहा था, ठीक है। तो इस तरह से हमें करना था। हमने फॉर्मूला लगाया V/4L, तो हमने एक झटके में हमने निकाल ली फ्रिक्वेंसी, फिर उसका 1 फिर 3 फिर 5 फिर ये रेशियो फाइंड कर लिया। ऐसे क्वेश्चन आते। हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन की चाल क्या होगी। तो देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपका V/C का रेशियो भी पूछा जा चुका है, वो होता है 1/137। अगर इसी क्वेश्चन में हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो सी इधर आ जाएगा, यानी कि C/137 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि जो कैथोड रेज होते हैं उनका वेलोसिटी क्या होता है। तो यू शुड रिमेंबर कि उनका वेलोसिटी लाइट की स्पीड से कम होता है, यानी कि बी ऑप्शन, प्रकाश के वेग से कम। देखो, वो होते हैं हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं कैथोड, तो ऑब्वियस है कि वो एनोड से कम होगा उनका वेलोसिटी, तो फिर इनका ये याद रखना, ठीक है, कि लाइट की स्पीड से कम होता है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन परमाणु के 4th और 5th ऑर्बिट में उनकी एनर्जी का रेशियो क्या होगा। तो वो क्या होती है, उनके नंबर ऑफ जो ऑर्बिट होता है उनके स्क्वायर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी कि अगर 4th आगे है तो उसका स्क्वायर पीछे होगा, 4 का स्क्वायर 16 इधर रहेगा और 5 का स्क्वायर 25 आगे रहेगा, क्योंकि इनडायरेक्टली है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से क्लिक करना। क्योंकि ध्रुवण दिशाएं पैरेलल हैं, जब उनको IM तीव्रता की का प्रकाश निकलता है, यदि उनकी ध्रुवक दिशाओं के बीच में अब कोण थीटा हो गया। पहले कोण 0 था, क्योंकि जब पैरेलल थी तो उनके बीच में एंगल कितना था, 0। तो अब क्या है, थीटा हो गया, तो अब तीव्रता IM/2 हो जाती है। तो थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आपको मिनिमम कैसे करना है, मिनिमम टाइम में आपको पता है कि जो IM होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है cos स्क्वायर थीटा के। क्यों होता है ना, I=I0 cos स्क्वायर थीटा, यानी कि हमें मतलब क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके cos स्क्वायर थीटा के। अब अगर हम यहाँ से रेशियो लिखें तो यहाँ पे IM है और अगली बार IM/2 हो जाता है,
तो इनका रेशियो कॉस स्क्वायर थीटा, पहले कॉस 0 था तो कॉस 0 का मान स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, कॉस 0 का मान 1, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, यही हमें फाइंड करना है। तो देखो 2 ऊपर चला जाएगा, आई एम से आई एम कट जाएगा, यानी कि इधर 2 बचेगा। और अगर कॉस स्क्वायर थीटा इधर लाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 मिल जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमें कितना मिल जाएगा 1/2, स्क्वायर हटाएंगे 1/√2 का प्लस माइनस हो जाएगा। 1/√2 कॉस में कितने की वैल्यू होती है, एक तो 45 का और निगेटिव कर दे तो 135 का, यानी कि हमारा जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो हमें मिनिमम टाइम सेविंग करना है। मिनिमम टाइम में कैसे करना है वो ऐसे ही कर सकते हो आप लोग। और अगर आपने अभी तक पोलराइजेशन सिंपली यूट्यूब पे सर्च करना प्रकाश का ध्रुवण बाई लक्ष्य एयरफोर्स, तो जो वीडियो मिलेगा उसको देख जरूर लेना। 4000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ थी तब 2 अब अतिवर्धी कटिबंधों को ढकती थी। अगर उस 8000 एंगस्ट्रॉम हो जाती है तो अब कितने को ढकेगी। तो देखो ये आप ये टर्म देख के मत घबरा जाना, अगर हिंदी वाले हो तो ये क्या आ गया, ये कभी कभी ऐसी हिंदी यूज़ कर देते हैं, जैसे मायोपिया को वो ऐसे लिख देते हैं, मायोपिया निकट दृष्टि दोष है तो मायोपिया। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है एग्जाम में। आपको याद क्या रखना है कि एन लेमडा बराबर कांस्टेंट होता है, तो n1 लेमडा 1 बराबर n2 लेमडा 2 हो जाएगा। n मतलब वही संख्या और लेमडा मतलब तरंग दैर्घ्य, तो पहले 2 थी तब तरंग दैर्घ्य कितनी थी 4, अब 0 हम हटा दे रहे हैं क्योंकि 0 कट ही जाएंगे, इज इक्वल टू अब x हो जाएगी तब कितनी हो जाएगी 8, तो 8 से 8 कट गया, पूरा कितना आ गया 1। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये भी एक फॉर्मूला होता है, ऐसे न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में बनते हैं। ध्वनि तथा प्रकाश का जो इफेक्ट है ध्वनि का कान पर और प्रकाश का आँख पर कितने समय के लिए रहता है, तो ये फैक्ट भी आप याद रहना कि 1/10 तथा 1/16, मतलब ध्वनि का जो होता है वो 1/10 सेकंड तक रहता है, और लाइट का अगर आई पे बात करें तो 1/16 सेकंड। अवरक्त स्पेक्ट्रम होता है वो किसके बीच में पड़ता है। अब देखो ऐसे आप मैंने जो बताया वो अगर याद होगा आपको तो फिर आप कर पाओगे। रिलायंस मोबाइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर XY। अवरक्त मतलब इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड हमारा माइक्रो और विजिबल के बीच में पड़ता है। तो माइक्रो मतलब सूक्ष्म और विजिबल मतलब दृश्य, तो सूक्ष्म एवं दृश्य के क्षेत्र के बीच में ही तो पड़ता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस ऑर्डर को याद रखना जरूरी क्यों है, क्योंकि अब बताओ ऐसे क्वेश्चन बन गया कि अवरक्त किसके बीच में बनता है, इंफ्रारेड हमारा माइक्रो और विजिबल यानी कि दृश्य और सूक्ष्म के बीच में बनता है। जब प्रकाश को वायु से कांच में जाता है, मतलब रेयरर से डेंसर मीडियम में जाता है, तो उसकी वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो आवृत्ति तो ऐसी चीज़ है जिस पे माध्यम का फर्क नहीं पड़ता है, तो आवृत्ति तो अनचेंज रहेगी। अगर वो वायु से कांच में जाएगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, उसके वेव की लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, वेवलेंथ घटती है। जैसे जैसे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो उसकी वेवलेंथ घटेगी। ठीक है, 60 कैंडिला और 240 कैंडिला के 2 लैंप हैं, परस्पर 6 मीटर की दूरी पर रखें। ठीक है, 6 मीटर की दूरी पर रखें, एक 60 का और एक 240 कैंडिला का। तो हमें क्या फाइंड करना है कि वो डिस्टेंस बतानी है इस लाइन पे, वो पॉइंट पे वो बताना है जो मिलाने वाली रेखा किस बिंदु पर प्रत्येक लैंप द्वारा प्रदीपन समान होगा। अब देखो प्रदीपन अगर समान होगा यानी कि E1 E2 इक्वल करेंगे, होता क्या है I/x² होता है, I/d² या डिस्टेंस का स्क्वायर यही तो होता है। अब इसके लिए 60 है तो 60 डिस्टेंस, इस पॉइंट पे हम ये दूरी x मान लेते हैं तो 60/x² हो जाएगा। अब दोनों इक्वल हैं तो इस पे कितना है 240 I है, तो 240 ये डिस्टेंस कितनी है, अगर पूरी 6 थी और ये x हो गई तो ये 6 - x हो जाएगी इसका स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करके x की वैल्यू तो फाइंड करनी है, तो ये 4 बार कट जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ का, ये 4x² है तो ये 2x हो जाएगा, उधर 6 - x हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर हटा दिया। तो अब ऑप्शन उठाओगे तो 2 रखोगे जब वैल्यू x की, तो इधर भी 4 आएगा और इधर भी 4 आएगा, यानी कि 2 सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका राइट है। आप देखो प्रॉब्लम उन्हें हुई है जिन्होंने चैप्टर वाइज ये वीडियो नहीं देखे हैं। ठीक है, जो एक बार प्ले लिस्ट में जाके अच्छे से देख लिया होगा उसको तो फिर जैसे मैं समझा रहा हूँ जिस स्पीड से वही स्पीड से समझ में आ रहा होगा।